नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। हम अक्सर आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू कराती हैं जो समाज के लिए उपयोगी हैं या समाज के लिए जानना जरूरी है। हम लंबे समय से व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग और उससे जुड़ी चीज़ों को लेकर बात करते रहते हैं। फरवरी माह में अशोकनगर में एक घटना हुई थी जिसने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की थी और एक सिरफिरे आदमी की इस घटना ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए थे। इस घटना को लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हुए। दरअसल इसको लेकर आपको बता दें कि मुकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से जैन संतों पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। क्योंकि वो इतनी अभद्र और बेकार तरह की टिप्पणी थी कि हम अपने दर्शकों को उनके बारे में बताना भी उचित नहीं समझते और ना ही बता सकते। न केवल जैन संतों पर ये टिप्पणियां थीं बल्कि इसके पूर्व कुछ महिलाओं को भी इसी तरह से ये व्यक्ति गलत टिप्पणियां या अश्लील जो है SMS पोस्ट कर चुका था। क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मामला होने के कारण ये प्रकरण आधिकारिक तौर पर पुलिस के पास रिकॉर्ड में नहीं है, पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाँ, इस तरह की पूर्व में एक शिकायत इसके विरुद्ध थी। कुछ दिन पहले अशोकनगर में जैन संतों पर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई। इसके बाद आपने एक युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। इसमें जाँच कराई गई है, तो किस तरह के तथ्य सामने आए? 9-2 फरवरी को 9-2-17 को अपराध क्रमांक 98/17 एक मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा कायम किया था, जिसने जैन मुनियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट किए थे। उसमें उसे गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया था और अपना चालान न्यायालय पेश किया जा चुका है। साइबर सेल से जांच कराई गई थी, जिसमें मुकेश शर्मा के विरोध में जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने इटावा रह करके ये पोस्ट की थी। अब इस मुद्दे को लेकर पुनः इसलिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ताकि सनद ये रहे कि सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप है, अगर उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज में उससे वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस खबर के कई मायनों में एक मायना ये भी है कि जब मुकेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस पर मामला दर्ज किया था तो उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया था और बरगलाने के प्रयास के दौरान उसने कहा था कि उसका मोबाइल दूसरे लोगों ने लिया है, उसका उपयोग किया है और उसे फंसाने के लिए इस तरह के कमेंट्स किए गए। पुलिस ने इस मामले पर भी जो है अपनी जांच पड़ताल बिठा ली थी और आज की खबर उसी जांच के मुद्दे को लेकर है। झूठे नाम भी लिए थे, इस तरह की जो चीजें की गई थी इसके द्वारा। जब गिरफ्तार करके इसकी पूछताछ की थी तब उसने जो है दूसरे लोगों के नाम लिए थे कि उन्होंने लोगों ने मेरे मोबाइल से कर दिए हैं, लेकिन वो असत्य पाई गई थी। साइबर सेल की जाँच रिपोर्ट के मुताबिक इसी के द्वारा वो पोस्ट किए गए हैं, इसी के मोबाइल से किए गए। सर, जिस स्थान का ये आ रहा है क्या वहीं था ये उस समय? जी हाँ। इसके अलावा सर, इसके पहले भी इस तरह की कोई शिकायतें इसको मिली थी कि ये महिलाओं को लेकर भी अभद्र तौर पर टिप्पणी कर रहा था? एक बार और इस तरह की शिकायत इसके खिलाफ मिली थी, लेकिन उसमें इसने जो है समय रहते ही राजीनामा करके उसको दबा दिया था, इसलिए उसमें कायमी नहीं हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो लेकिन वह ऐसे हरकतों का आदी सा हो गया है। कोई कुछ समय पश्चात उसने पुनः ऐसी तरह की पोस्ट कर दी, जिसे प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके खिलाफ पहले कार्रवाई की गई है। सर, अब जो जांच रिपोर्ट आई है उससे और आपने जो पहले FIR किया है, क्योंकि दोनों का अगर तस्दीक हो रहा है तो ये मामला अब किस तरह से जो है रहेगा? मामला उसी के खिलाफ है, उसके खिलाफ न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया गया है और न्यायालय में लंबित है, कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी। अगर सर ये मामला सिद्ध हो जाता है तो सजा किस तरह की होगी इसमें? इसको 7 साल की सजा लगभग है, 5 से 7 साल के बीच में सजा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि हिंदू जागरण मंच और जैन समाज के कई सारे लोगों ने जैन संतों के खिलाफ की गई इस टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन किया था और इस विरोध के दबाव में ही प्रशासन और पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता बरती थी। गंभीरता बरतने का परिणाम ये हुआ है कि ये इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इस मुकेश शर्मा ने ही ये सारी की सारी करतूतें और हरकतें की थी। इटावा में रहकर उन्होंने इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में ये सिद्ध हुआ है कि जिस दौर में ये सब चीज़ें की गई थी उस समय ये मुकेश शर्मा इटावा में ही था। तो पुलिस की जांच को अब प्रमाणित भी कर दिया गया है। साथ ही समाज को जो बरगलाने का प्रयास किया गया था, कुछ लोगों को इसमें फंसाने का भी प्रयास किया गया था। ये युवा जिस तरह से सोशल साइट का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार समाज को जागरूक करने की बात भी आ रही है और धार्मिक उन्माद भी फैल रहा है। तो पुलिस के लिए इस तरह के लोग कितने परेशानी पैदा करते हैं? ये काफ़ी पुलिस के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा काम है और समय समय पर लोगों को समझाइशें भी दी जा रही हैं। नुक्कड़ों पर, शहरों में जाकर के समझाइश भी देते हैं लोगों को इस तरह की हरकत ना करें और जो लोग कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
उसमें पंजीबद्ध भी किए जा रहे हैं। ये नासमझी में जो कर बैठते हैं उनको समझाइश भी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक स्तर पर भी तमाम सारी बातें की गई थी। इस तरह के काम करने वाले लोगों के खिलाफ लोगों ने एकजुटता दिखाई थी। न केवल जैन समाज बल्कि सनातनी समाज से जुड़े लोगों ने भी जैन संतों पर हुई इस टिप्पणी का विरोध किया था। इस खबर को दिखाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि समाज में ऐसे लोग जो खुद को प्रतिष्ठित होने का दावा करते हैं या दिखते हैं, उनकी असलियत होती क्या है और क्या किसी भी तरह से ऐसे लोगों को फिर से समाज में स्थापित किया जा सकता है। ये सब चीज़ों को लेकर इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे विषयों पर आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी। बहरहाल पुलिस का कहना है कि अब सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हो गई हैं कि इसी मुकेश शर्मा के द्वारा जैन संतों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद हिंदू जागरण मंच और दूसरे संस्थाओं ने अब मांग की है कि चूंकि ये प्रमाणित रिपोर्ट आने के बाद अब इस युवक पर कठोर कार्रवाई की जाए। विगत दिवस हुई एक घटना जो सोशल मीडिया पर काफ़ी हलबली मची थी, जिससे मुकेश शर्मा नामक व्यक्ति ने हमारे जैन संतों के ऊपर एक अभद्र अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कि जैन समाज से संपूर्ण हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश की लहर रही एवं इस पूरे मामले को हिंदू जागरण मंच के द्वारा भी बड़ी प्रमुखता से उठाया गया तथा एक रैली निकालकर एसपी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। अब टीआई महोदय के अनुसार इस मामले की जांच की रिपोर्ट आ चुकी है तथा यह साबित हो चुका है जो व्यक्ति मुकेश शर्मा है, यही वह शातिर और बड़े चालाकी अंदाज से इस वेबसाइट इस व्हाट्सएप पर जैन समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी इसी ने की थी और ये रिपोर्ट द्वारा सिद्ध होता है। तथा हिंदू जागरण मंच ने भी उस समय इस विषय को उठाया था। कई प्रकार के दबाव, सामाजिक और धार्मिक दबाव आने के बाद भी हम लोगों ने इस विषय को उठाया। हिंदू जागरण मंच किसी प्रकार के धार्मिक सामाजिक भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। गुरु गुरु होता है, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। गुरु के प्रति, हमारे धार्मिक चिन्हों के प्रति, हमारे धार्मिक मान्यताओं के प्रति कोई भी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी होगी, कोई बात होगी, हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे एवं प्रशासन से मांग करते हैं अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हमको सचेत होना होगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि हिंदू समाज में सद्भाव बना रहे। धन्यवाद। एनएसयूआई ने एक रैली निकालकर अशोकनगर की समस्याओं को उजागर किया। स्थानीय गांधी पार्क से रैली के तौर पर कांग्रेसियों और एनएसयूआई के सदस्यों ने गांधी पार्क तक मार्च किया। इस दौरान पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने कई सारी समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। मध्य प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में शराबबंदी के फैसले को एक साथ लागू किया जाए और इसमें हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए। स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों का कहना था कि कलेक्ट्रेट का उद्घाटन न हो पाने से कई सारी दिक्कतें लोगों को हो रही है। उन्होंने मांग की है कि कलेक्ट्रेट बन चुकी है, इसलिए इसका निर्माण होने के बाद प्रयोगशीय शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसा केवल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जनहित में हमारे साथ इस तरीके से आप खड़े रहें। तो हो सकता है कि आगामी समय में भ्रष्ट लोगों को हम उनका असली चेहरा दिखाकर काले पोत। आज अशोकनगर जिले में एनएसयूआई की प्रतिनिधिमंडल में एमपी में से मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांग की गई मध्य प्रदेश शासन द्वारा कि शराब बंद हो, जिससे कि शराब से हम जानते हैं कि शराब से बहुत से लोगों का घर बर्बाद हो चुका है। शराब बहुत ही घातक चीज़ है, इसलिए शराब बंद होना जरूरी है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्री मंगौली विधायक पिलाजी जो कि यहाँ आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मध्य प्रदेश शासन के अलावा अगर यह शराब बंद नहीं करती तो इसके खिलाफ मध्य प्रदेश एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। दोपहर में तो ये लग रहा था सड़क पर निकलते समय कि आग बरस रही है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बाद आज शाम को कुछ सहूलियतें भी मिली। मौसम ने अपना रुख बदला। थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद माहौल ठंडक हुआ। बादलों और ठंडी हवाओं ने पूरे मौसम को खुशगवार कर दिया, पर उम्मीद की जा रही है कि इस मौसम के बाद स्थितियाँ और बदलेंगी और इसके बाद दोबारा से उमस के साथ ये गर्मी फिर आगे रुख करेगी। अशोकनगर जिले
को या अशोकनगर जिला मुख्यालय को दो भागों में बांटने वाले फाटक की मुसीबत से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर एफओपी बनाया गया था। हम लगातार इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराते रहते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं में जो खराबी रहती है उसको अक्सर उठाते रहते हैं। बीते दिनों हमने बीच में बैरियर लगाने को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद कुछ समाज सेवियों ने इसमें पहल की थी और प्रशासन ने उस प्रयोग को बंद कर दिया था। दरअसल समझ में ये नहीं आ रही कि आखिर प्रशासन इस पुल पर प्रयोग कब तक करता रहेगा और जो व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने पुलिसकर्मियों की या दूसरे लोगों की ड्यूटी लगाती है उनका क्या होता है। आज दोपहर के हालात ये था कि भीषण गर्मी में लोग तकरीबन आध घंटे तक जाम में फंसे रहे। ये न केवल आज की तस्वीर है बल्कि अक्सर ऐसा होता रहता है। अब ये देखने वाली बात है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस भीड़ नियंत्रण करने के लिए जो ट्रैफिक के हवालदार या पुलिस वाले लगाए जाती हैं वो कहाँ होते हैं और आखिर इस व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू क्यों नहीं किया जा पा रहा। राजनीतिक खबर से आपको वाबस्ता कराते हैं। दरअसल ये खबर जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि उसकी कार्यकारिणी कब बनेगी। एक लंबा अरसा अशोकनगर जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघई को अध्यक्ष बने हो चुका है और इस दौरान कई बार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि जल्द ही उनकी कार्यकारिणी बन जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो जिले में गुटों में बटी है इसको लेकर लोग तमाम सारी बातें करते रहते हैं। अधिकारी या पदाधिकारी जो पार्टी के हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि इस समस्या से किसी भी तरह निपटा जा सके, मगर संभवतः इस गुटबाजी का परिणाम ये रहा है कि आज तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई है और ये कसमकसत दोनों ही गुटों में और पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि कौन इस कार्यकारिणी का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। सबसे बड़ी दुविधा में अध्यक्ष और दूसरे लोग भी हैं जो बनना चाहते हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि लंबा समय उनको एक काम के लिए हो गया है। हम आपको एक इंटरव्यू सुनाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जिला अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि कब बनेगी जिला कार्यकारिणी। जरा पहले आप जिला अध्यक्ष की इस इंटरव्यू को सुनिए, इस बात को सुनिए, आगे की बात बाद में करते हैं। अध्यक्ष जी, एक कठिन सवाल आपसे, पूरे अशोकनगर के कार्यकर्ता और जनता ये पूछना चाह रही है कि 2 महीने लगभग आपको अध्यक्ष बने हो गए, कार्यकारिणी कब बनाएंगे? कार्यकारिणी बहुत जल्दी बनने वाली है जी, क्योंकि बीच में कई कार्यक्रम ऐसे आए जिनके कारण से मैं विलम्ब जरूर हुआ। अभी आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम अभी निपटा है और इसके साथ ही अभी 29 तारीख को नर्मदा सेवा यात्रा जो बहुत बड़ा काम है उसमें हम सभी लोग 29 तारीख को वहाँ जा रहे हैं। और बीच में चूँकि आपका अटेर का चुनाव जो आ गया और अटेर के चुनाव में भी हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं 9 तारीख का जैसे ही ये चुनाव निपटेगा बिल्कुल 4 दिन के अंदर घोषणा कर। चलिए, ये आपकी घोषणा है कि अटेर चुनाव के 4 दिन बाद ये बीजेपी कार्यकारिणी बन जाए। जिला अध्यक्ष जी की बात माने तो अटेर चुनाव के 4-5 दिन बाद की तारीख वो दे रहे हैं कि उसके तुरंत बाद वो अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे, मगर इस पूरी घटना को या अटेर चुनाव के परिणाम को निकले भी 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है, मगर अशोकनगर जिले की भाजपा कार्यकारिणी का अब तक कोई नामो निशान नहीं है। सूत्रों की अगर माने तो जिला अध्यक्ष ने कुछ नामों को अनुशंसित करके प्रदेश कार्यालय भेज जरूर दिए हैं, पर उस पर मोहर लग पाना अभी शायद संभव नहीं हो पाया है या बहुत सारे राय मशवरे अभी भी चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गुटबाजी में बटी भारतीय जनता पार्टी को अशोकनगर जिले की कार्यकारिणी कब तक मिलती है। अशोकनगर जिले के देहात थाने के सिमरिया गांव में आज पानी भरने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त विवाद हुआ है। पानी सरकारी नल पर भरने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े हैं। दोनों ही गुट के कई लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है। इस दौरान धारदार हथियार और लाठियों का भी जमकर प्रयोग किया गया है। इस घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोगों को सर में गंभीर तरह की चोटें हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि एक पक्ष पहले पानी भरने को गया हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग पानी भरने को लेकर पहुंचे और उनमें मुंहवाद हुआ। ये मुंहवाद इतना बड़ा कि हथियार और लाठियों का इसमें प्रयोग किया गया और काफी देर तक इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद होता रहा। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। हाँ, क्या हो गया था? अब वो लक्ष्मण ने मारे पानी भरवे हो गए थे और लक्ष्मण, अंकित, सुरेन सरकारी नल पे पानी भरने गए थे। पानी भरवे परमार
जो कौन समाज है? हरिजन। आप लोग? हम भी हरिजन हैं। दबंग परिवार है वो? हाँ। कितने लोगों को घायल किया है? 4 को। कैसे झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा ऐसा हुआ था, क्या कहते हैं, पानी भर पे गई थी हमारी ओर से, काम पे गए थे, काम पे थे आए, कल रिपोर्ट करके गए थे उनकी, तो कागज रोके उनने, फिर भी गए हम, तो फिर भी उनने मारपीट करी। मैंने पानी भरने के लिए लड़ाई हुई है? पानी भरने को लड़ाई। कल किस चीज को लेकर हुआ था? कल किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? वो जब पानी भर के उजागर रोको तो आज फिर पानी को लेकर। आज पानी काहे से हमला काहे से किया उन लोगों ने? लठियां से गड़सा रहे थे, गड़सा थे लठियां। वो अस्पताल कौन लेके आया आपको? है? अस्पताल पुलिस लाई? पुलिस गई थी। कौन सा गाँव की घटना? सिमरिया चक। क्या नाम लिखते हो? तुम्हारा क्या नाम है? कमला। ग्राम सिमरिया चक सरकारी हेडपंप पे पानी भरने के ऊपर से विवाद हुआ है। इसमें 4 आदमी घायल हैं और गंभीर चोटें, एक का अंगूठा कट गया, 3 को सर में और शरीर में चोट। धारदार हथियारों से हमला किया? धारदार। कितने आरोपी हैं इसमें और कुल कितने घायल हैं? 4 आरोपी हैं, 4 घायल। 4 आरोपियों के नाम बताए। सिर्फ पानी की बात करने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई आरोपियों की? अभी नहीं, अभी तो अस्पताल में अभी आए, खबर नहीं। क्या मामला दर्ज किया गया आरोपियों का? अभी मारपीट का ही मामला दर्ज हुआ है। 324, 326, 254, 506। सिमरिया चक। कुछ दिन पहले अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में पचलाना डैम बनने के दौरान मुआवजा वितरण को लेकर एक घोटाला सामने हुआ था। दरअसल इस डैम तक पहुंचने के लिए एक पहुंच मार्ग बनाया जाना था और इस पहुंच मार्ग बनाने के लिए कुछ लोगों की ज़मीनों से रास्ता निकला था। इन्हीं में से एक उर्मिला बालू थी जिनके खेत से रास्ता गया हुआ था। इसको लेकर इन्हें मुआवजा दिया गया था। उर्मिला बालू ने शिकायत की थी कि ना तो उनकी सहमति से उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और ना ही किसी तरह का मुआवजा उनके खाते में आया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में लगभग 2.5 लाख से अधिक की राशि उर्मिला पत्नी विजय बालू के नाम से हस्तांतरित कर दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर लगातार जांच चली, शिकायतें हुई और इसके बाद ये तय किया हुआ कि इस मामले में गंभीर तौर पर लापरवाही बरती गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। केस बुक में भी इसको लेकर अनियमितताएं सामने आई थी। इस मामले में हुआ ये था कि किन्हीं फर्जी लोगों को सामने करके बैंक प्रबंधन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत से फर्जी खाते तैयार किए और उनमें इन राशियों को हस्तांतरण कर दिया गया और इसके बाद इन राशियों को निकाल लिया गया। मूल रूप से जिनको ये मुआवजा मिलना चाहिए था उनकी जगह दूसरे लोगों ने इसका उपयोग किया है। ये जांच का विषय था कि इस मामले में कौन कौन शामिल है, पर इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हो रही शिकायतों के बाद अब प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं जिनकी भूमिकाएं इसमें संदिग्ध हैं। इस मामले में प्रथम दृष्टया तहसील के बाबू, बैंक मैनेजर और दूसरे लोग सम्मिलित किए गए हैं जिनके खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जमीन थी, हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर रोड बन रहा था। हम लोगों ने उनको रोका तो उन लोगों ने बोला कि हम इसका मुआवजा दे चुके हैं और हमारे पास इसका कोई मुआवजा नहीं आया। और हमने ईसागढ़ तहसील में भी, वहाँ पर भी हमने जाके शिकायत की, उन लोगों ने भी हमारी शिकायत कर ली थी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आपको जो मुआवजे की बात कर रहे हैं तो बैंक में आपका कोई खाता वगैरह है जिसमें पैसे आए हो? नहीं, बैंक में हमारा खाता है लेकिन हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया। तो किस खाते में पैसे बता रहे हैं लोग? वो लोग बता रहे हैं कि आपके पैसे आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई मुआवजा नहीं आया हमारा। तो आपने मालूम किया कोई ऐसा खाता उन्होंने खोला है फर्जी इस तरह का? हाँ, उन्होंने कोई खोला है। वो बोल रहे हैं कोई उर्मिला आई दूसरी, उसको दे दी उन लोगों ने पैसे, लेकिन हमें नहीं दिए, हमारे पास नहीं आया कोई पैसा। कितना पेमेंट था? 2,55,000 रुपये। अच्छा, इसको लेकर आपने शिकायत अधिकारी हैं या दूसरे लोगों को, मुख्यमंत्री वगैरह में की है? हेल्पलाइन में की थी सर, CM हेल्पलाइन में की है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या मांग क्या आप ये बताएं? हमें हमारा मुआवजा मिल जाए बस, और हमें कोई मांग। अच्छा, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है तो आपके अलावा भी और लोगों के साथ भी ऐसी चीज? और भी लोग हैं शायद उसमें, लेकिन हमें उन लोगों का नाम नहीं मालूम है। आप जा रहे हैं तो आपको जो पैसे भी नहीं दे रहा है और वो पैसे भी नहीं दे रहा है और हम लोगों को बस कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हमने सब कुछ करके देख लिया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर
पर आज जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एक सप्ताह के चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ आज जिला चिकित्सालय में रक्तदान से शुरू होगा। अशोकनगर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मिश्रा, सचिव एबी मिश्रा, अशोकनगर जिले के अपर कलेक्टर AK चांदिल, SDM अखिलेश जैन, अशोकनगर तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी एवं दूसरे समाज सेवियों ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया और इस रक्तदान शिविर का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अशोकनगर जिले के मुख्यालय पर रहने वाले SDM अखिलेश जैन पहले रक्तदाता बने। इन्होंने सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इनके बाद ADM ने अपने रक्त देने के लिए प्रयास किया और दूसरे नंबर पर वो जो है रक्तदाता बने। ADM ने न केवल खुद रक्तदान किया बल्कि अपनी पत्नी और बेटे को भी इस दौरान उन्होंने रक्तदान कराया। तीसरे नंबर पर मैं खुद इसमें रहा। इसके अलावा जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक भरत भदौरिया और दूसरे लोगों ने लगातार इस कार्यक्रम में भाग लिया। तकरीबन 3 घंटे चले इस रक्तदान में 68 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। गर्मी और दूसरी चीज़ों के कारण बीते वर्ष की तुलना में या दिसंबर माह में हुए रक्तदान की तुलना में इस बार कुछ कम रक्तदान हुआ। रेड क्रॉस दिवस पर आज जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया है। रेड क्रॉस अपनी स्थापना दिवस पर इस तरह का ये आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर अध्यक्ष जो हमारे साथ में रेड क्रॉस के, उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा कैंपेन किस तरह का रहा है और इसके पीछे उनकी क्या सोच है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और जो आज का कैंपेन है आपका रक्तदान को लेकर, इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच ये है कि लोग अधिक से अधिक लोग रक्तदान के लिए प्रेरित हों और इसमें हमारे जिलाधीश महोदय का विशेष योगदान है। उन्होंने स्पेशली सारे विभागों से सबसे संपर्क किया है और रेड क्रॉस दिवस पर उन्होंने एक पुनीत कार्य में बहुत विशेष हिस्सा लेकर लोगों को एडवाइस किया। पिछले समय भी हमने शासन के द्वारा 200 यूनिट के लगभग रक्तदान किया था और आज भी हमें उम्मीद है कि 200 से ऊपर रक्तदान होगा। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। पिछले वर्षों में भी हम रक्तदान करते रहे और इस बार सबसे रिकॉर्डेड रक्तदान होगा। इसके साथ साथ रेड क्रॉस का स्थापना रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर हम एक रेड क्रॉस सप्ताह मना रहे हैं। इस 7 दिन के हमारे कार्यक्रम है। 7 दिन का सप्ताह चलेगा। कल रेडियम पट्टी लगाएंगे, जो मंडी में जाके जो ट्रालियाँ होती हैं उनसे एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है, उनके पीछे रेडियम पट्टी लगाएंगे। अच्छा, जो आज आप पूरा रक्तदान के बाद जो इकट्ठा करेंगे, तो उसको लेकर क्या है, किस तरह से फिर इसका उपयोग किया जाए? नहीं, इसका उपयोग जो है उन लोगों के लिए किया जाएगा जिनके लिए रक्त की समस्या है। हमारे हॉस्पिटल में प्रत्येक महीने में 100 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है मिनिमम। तो उसकी पूर्ति के लिए गरीब लोगों को निःशुल्क रक्त मिले, जिन लोगों की जान बच सके, जिसके लिए कोई सहारा नहीं है, जिसको रक्त की समस्या रहती है, ऐसे लोगों के लिए हमें रक्त उपलब्ध कराएंगे। ऐसी योजनाएं हमारे यहाँ सब विचार है कि जो रक्त की कमी से गरीब आदमी को की जान ना जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो उनको, तो गरीब आदमी को, आम आदमी को रक्त आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए रक्तदान कराया जा रहा है। इस दौरान कई ऐसे रक्तदाता थे जो पहली बार रक्तदान कर रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो निरंतर रक्तदान करते रहते थे। आप SR अशोकनगर पर रक्तदान के इस कार्यक्रम का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसके बाद में आपको रक्तदान का पूरा कवरेज देखने को मिलेगा।